एक 5,000 रुपये की SIP सिर्फ अगर 15% से ग्रो करे ना कोई, तो 3 करोड़ रुपए बना देती है सर 30 साल। लाइबिलिटीज है ना, बहुत इंटीग्रल पार्ट है इन्वेस्टमेंट्स का। जब हम एसेट्स को और लाइबिलिटीज का मैनेजमेंट सही ढंग से करेंगे तभी हमारा फाइनेंशियल प्लान सक्सेसफुल होगा। जब बालों में सिल्वर आ जाए तो आपके जेब में गोल्ड होना चाहिए, तभी आप रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो वी इंश्योर दैट हमारे क्लाइंट का डेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस होता चला जाए, एंड वी ऑल्सो गाइड क्लाइंट्स टू टेक डेट्स, क्योंकि उधार से आप वेल्थ भी बना सकते हो। हमें इस ग्रोथ फेज में अभी तो हमने सर अभी पंख फैलाए हैं एज ए इकोनॉमी। ये सेंसेक्स की ग्रोथ जो है ना सर, इसी रफ्तार से भी अगर चलती रही तो एक जो नंबर है वो हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। तो सबसे बड़ी बात जो है जी, गोल्ड होल्डिंग रिस्क है। और खास तौर पे हम ये बोलते हैं कि आपके घर की कीमत 1 करोड़ है, 100 करोड़ है, 10 लाख रुपए है, ये आपकी नेटवर्थ का पार्ट भी मत समझो आप। हेलो एवरीवन, आपके अपने पॉडकास्ट रियल टॉक विद राकेश शर्मा में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर का बहुत धन्यवाद और आभार, हमारे पिछले पॉडकास्ट को अपने बहुत प्यार और साथ दिया। और आज के हमारे खास मेहमान हैं अरुण कुमार जी, जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। इनका खुद का अपना AUM 80 करोड़ का है। ट्राई सिटी चंडीगढ़ में बहुत सारे लोगों को, इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के थ्रू करोड़पति बना चुके हैं। क्या आपकी इच्छा है इनसे मिलने की? तो आइए हम मिलवाते हैं अरुण कुमार जी से, जो CFP हैं और एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो अरुण जी, आपका बहुत धन्यवाद, स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग एंड गिविंग द अपॉर्चुनिटी आपके साथ बैठ के व्यूअर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर सकें। सबसे पहला हमारा सवाल है आपके लिए कि आपने शुरुआत कैसे की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, और सोचा कैसे कि लोगों के फाइनेंस को मैनेज किया जाए, उनके पैसे को बढ़ाया जाए और सही तरीके से उनके पैसे का देखभाल किया जाए? सर, मैंने अपने करियर की शुरुआत 2011 में की थी बैंकिंग से। देन मैंने एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में अपने आप को मूव किया। तो मैंने अच्छा 7-8 साल का काम किया एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ। तो मैंने कोटक म्यूचुअल फंड में एज ए ब्रांच मैनेजर काम किया, मैंने एक्सिस म्यूचुअल फंड में एज एन एरिया मैनेजर काम किया। उसके बाद आई वर्कड फॉर HDFC बैंक एज एन एसोसिएट डायरेक्टर। वहाँ पे हम वेल्थ मैनेजमेंट करते थे। तो HDFC बैंक एक स्पेसिफिक वर्टिकल है कॉल्ड HDFC बैंक वेल्थ। तो मैं उस वर्टिकल को देख रहा था हरियाणा के क्लाइंट्स के लिए। एंड देन आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम देयर आल्सो आई रियलाइज्ड कि दिस इज अ टाइम व्हेन आई हैव टू स्टार्ट ऑफ माय ओन, और अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लेके जाएं उनके सामने जो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, जो उनके लिए वैल्यू ऐड क्रिएट करते हैं। तो राइट वैल्यू प्रोपोर्शन उनके लिए बने, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जहां पे क्लाइंट को अपने पर्सनल फाइनेंसेस को डिस्कस करने के लिए डरना ना पड़े अपने फाइनेंशियल प्लानर से। आपने अभी वेल्थ मैनेजमेंट की बात की, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि वेल्थ मैनेजमेंट है क्या? तो सर, वेल्थ मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा डोमेन है। वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। वैसे तो 2 ही शब्द हैं, वेल्थ मैनेजमेंट, लेकिन वेल्थ के बहुत सारे फैसेट्स हैं। जैसे रियल एस्टेट वेल्थ का एक बहुत प्रोमिनेंट पार्ट है, एक्विटीज वेल्थ का बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट है, गोल्ड वेल्थ का बहुत प्रोमिनेंट पार्ट है। तो ये सारे जो एसेट्स हैं, ये मिलके जब उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट होती है तब उसको आप वेल्थ मैनेजमेंट बोलते हो। सो हमारे दर्शकों को आज बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। और वेल्थ मैनेजमेंट पे रियली मैं बात करूं कि पहली बार मैं इतनी गहराई से जान रहा हूं, समझ रहा हूं। और आप साथ साथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं, राइट, और पूरी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, राइट सर। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में एड ऑन और क्या होता है? सर, जैसे मैंने आपको वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में बताया, तो यूजुअली लोगों को लगता है कि इक्विटीज में इन्वेस्ट करना एक वेल्थ मैनेजमेंट का काम है। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग और ब्रॉडर टर्म है, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं किसी क्लाइंट की, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं। मैं आपको उनके नाम लेके बताता हूँ। जैसे सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है, कि जो उसके पास एग्जिस्टिंग कॉर्पस है उसको कैसे इन्वेस्ट किया जाए, उससे कैसे ऑप्टिमल रिटर्न्स निकाली जाए। फिर उसमें रिस्क मैनेजमेंट आता है। रिस्क मैनेजमेंट में प्राइमरली इंश्योरेंसेज आ जाती हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और बहुत सारी तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आप आते हो रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। रिटायरमेंट प्लानिंग में हम ये प्लान करते हैं कि जब जिस पॉइंट पे जाके आप कहोगे कि मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना है, वो वाले फेज में आपको कैसे आपकी इनकम आएगी, उस फेज में, उस गोल्डन एरा तक हम कैसे जाएंगे और उस फेज में अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करेंगे। ठीक है। रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद हम आते हैं सर टैक्स प्लानिंग के ऊपर।
टैक्स प्लानिंग सर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास वेल्थ होती है तो यू हैव टू स्मार्टली इन्वेस्ट योर वेल्थ एंड टेक आउट योर वेल्थ इन अ वे कि आपको टैक्सेशन मिनिमाइज हो सके। देखो कहीं पे भी नहीं कि हम टैक्स इवेजन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं, सो दैट कि इफेक्टिवली आपका रिटर्न एनहांस हो सके। विड्रॉल हम इस तरह से करें कि टैक्स मिनिमल जाए। राइट। और उसके बाद सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे इंडिया में इग्नोर होती है, दैट इज एस्टेट प्लानिंग। ओके। एस्टेट प्लानिंग सर आपको पता है कि जैसे हमारी एक जनरेशन जब दूसरी जनरेशन को अपने एसेट्स को ट्रांसफर करती है, उसको एस्टेट बोलते हैं, एस्टेट प्लानिंग बोलते हैं। और एस्टेट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, किन किन एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना चाहिए एस्टेट प्लानिंग करते हुए, इसमें भी हम क्लाइंट्स को गाइड करते हैं। दोस्तों, आज तक मैं यही समझ रहा था कि रियल एस्टेट से ही फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, तो आपने जो बात करते हैं ना कि हमारी आंखें खोल दी, और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के दर्शकों की आंखें खुलेंगी और इन्वेस्टमेंट के एक बेटर प्रोफाइल की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या हर एक इंडिविजुअल कस्टमर का जो प्लानिंग होता है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, वो अलग अलग होता है और उसको आप रिव्यू करते हैं? सर वैसे ना एक फैमिली वाइज पोर्टफोलियोज यूजुअली बनते हैं, क्योंकि हमने देखा है हमारे यहाँ कंट्री के अंदर, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ पे एक ब्रेड विनर होता है फैमिली के लिए बिजनेस के अंदर, या फिर एक बिजनेसमैन है, उसकी पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है। अगर कोई जॉब में है तो वो खुद ब्रेड विनर है, या उसका स्पाउस भी ब्रेड विनर है, बट फाइनेंशियल डिसीजन एक ही ले रहा होता है, और वो पूरी फैमिली के लिए होते हैं। तो वी कंसीडर अ फैमिली एज वन पोर्टफोलियो, क्योंकि हर फैमिली की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। और किसी फैमिली की रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि उसको अपने बच्चों को इंडिया में एजुकेशन देनी है, किसी फैमिली की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हमें अपने बच्चों को अब्रॉड में एजुकेशन देनी है, किसी फैमिली की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि उनको बाय 45 बिल्कुल फाइनेंशियली फ्री हो जाना है, रिटायरमेंट की तरफ चले जाना है, किसी फैमिली की रिक्वायरमेंट ये हो सकता है कि बाय द एज ऑफ 50 हमें वर्ल्ड टूर करना है। तो इसलिए डिफरेंट फैमिलीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, एंड वी क्यूरेट सच प्लान्स फॉर देम सो दैट वेन एवर सच टाइम अराइज, उस पॉइंट पे उनके पास उतना कॉर्पस अवेलेबल हो ताकि वो अपने ड्रीम्स को एक्चुअली जी सके। ओके। तो क्या हम एसेट और लायबिलिटी पोर्शन को भी देखते हैं कि सामने वाले की लायबिलिटी कितनी है, एसेट्स कितनी है, पैसा कब कब मिलना चाहिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, रिटायरमेंट के लिए, सारी चीज़ों को आप कंपाइल करते हैं, कस्टमर के लिए करते हैं? सर देखो, जो लाइबिलिटीज है ना, बहुत इंटीग्रल पार्ट है इन्वेस्टमेंट्स का। जब हम एसेट्स को और लाइबिलिटीज का मैनेजमेंट सही ढंग से करेंगे तभी हमारा फाइनेंशियल प्लान सक्सेसफुल होगा। अगर किसी क्लाइंट ने बहुत ज़्यादा डेट लिया हुआ है, वो कभी फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं पाएगा। तो वी इंश्योर दैट हमारे क्लाइंट का डेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस होता चला जाए, एंड वी ऑल्सो गाइड क्लाइंट्स टू टेक डेट्स, क्योंकि उधार से आप वेल्थ भी बना सकते हो। सही है। तो अगर आप सही ढंग से डेट को लेवरेज करोगे, यू कैन मेक हेल लॉट ऑफ मनी। और आप जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखोगे, ये डेट्स को बहुत स्मार्टली यूज करते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो इफ यू आर यूजिंग डेट टू क्रिएट एन एसेट, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बट अगर आप डेट को ले रहे हो अपनी लाइबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए, देन इट इज अ बैड डेट। तो अरुण जी, इस पॉडकास्ट के बाद सबसे पहले आपने मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, क्योंकि जो मेरी समझ थी आज तक, उसके अंदर मैं बताऊं कि मुझे एक तगड़ा झटका लगा है 440 वोल्ट का, कि मैं समझ रहा था कि चलो प्रॉपर्टी खरीद लिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया, शेयर में डाल दिया, गोल्ड खरीद लिया, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, कितना पैसा डालना चाहिए, कब विड्रॉल करना चाहिए, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी था। और आपने इसको एलोबरेट किया है, हमारे दर्शकों को भी इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आगे जो हम बात करने वाले हैं कि रिस्क मैनेजमेंट तो हो गया, लेकिन टारगेटेड गोल मीट, उसके लिए क्या फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं आप? सर रिस्क मैनेजमेंट शायद हमें थोड़ा सा कवर और करना चाहिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट, जब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, तो रिस्क मैनेजमेंट में प्राइमरली इंश्योरेंसेज आते हैं। अब हमारी कंट्री में इंश्योरेंसेज बहुत गलत तरीके से परसीव किए जाते हैं। हम लोग इंश्योरेंसेज को एज एन इन्वेस्टमेंट परसीव करते हैं। मेरा मानना ये है, मैं पिछले 15 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैंने देखा है कि इंश्योरेंसेज लोग खरीद तो लेते हैं, पर उसके बाद जब उसकी मैच्योरिटीज आती हैं वो बड़े डिससेटिस्फाइड रहते हैं। 4 से 5% का रिटर्न आता है उसके ऊपर। एब्सोल्युटली सर। तो अगर आप इंश्योरेंस को एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल इस्तेमाल करो, क्योंकि देखो टर्म इंश्योरेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वन हैज टू बाय अ टर्म इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट अगर हम इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंसेस को मिक्स कर देते हैं उस फेज में, तो बड़ी क्योटिक प्रॉब्लम हो जाती है। ना तो प्रॉपर रिस्क कवर होता है, ना ही प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होती है। तो येस, insurances, risk management is crucial, very very important, but it has to be very very smart, specific, so that कि हमारा जो फ्यूचर आने वाला है, जो अनसर्टेनिटीज है, वो प्रॉपरली कवर हो जाए। चलिए एक और सवाल कि
टर्म इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, कब लेना चाहिए और उसको कब तक चलाना चाहिए? सर ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका, और मेरा मानना ये है कि इस पॉइंट पे हर एक इंडिविजुअल को फोकस करना चाहिए। स्पेसिफिकली जैसे ही हम करियर शुरू करते हैं अपना, उस पॉइंट से ही हमें टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। जितना हम यंग एज में टर्म इंश्योरेंस को खरीद लेंगे, एक तो हमारा प्रीमियम कम होगा, हम मेडिकली फिट होते हैं और कंपनीज को इंश्योरेंस इशू करने में हमें मजा भी आता है। एक 25 साल का लड़का अगर 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लेता है तो उसका प्रीमियम 10,000 रुपए आएगा मैक्सिमम, अगर रेगुलर पे ऑप्शन में वो जाता है तो। और कब तक चलेगा वो? सर उसको 40 साल के लिए इंश्योरेंस ले दीजिए ना। अगर 40 साल का रेगुलर पे भी देगा तो 10,000 रुपए के हिसाब से इट विल बेयरली पे 4 लाख रुपीज, करेक्ट है ना। 5 लाख रुपीज वो टोटल पे कर रहा है अगर, बट उसके अगेंस्ट उसको 1 करोड़ का एब्सोल्युटली लाइफ कवर मिल रहा है उसके। और इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा कि 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर ले लिया, इट मीन्स ये नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस की नीड खत्म होगी। जैसे जैसे इनकम्स लेवल बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे आपकी आज यंग एज में इनकम है उसका 25 टाइम्स तक आपको लाइफ कवर मिल जाता है। मतलब कि अगर किसी की 10 लाख रुपए की एनुअल इनकम है तो वो 2.5 करोड़ रुपए का लाइफ कवर ले सकता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कंपनीज क्या करती हैं, आपको इनकम का मल्टीपल भी कम देती हैं और आपकी मेडिकल टेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाए वैसे वैसे अपने टर्म इंश्योरेंस को आप बढ़ाते चले जाओ। टर्म इंश्योरेंस तो हो गया, इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि नॉर्मल अगर आप बीमार पड़ते हैं कोई भी, तो 2.5, 3, 4 लाख रुपए का बिल तो कहीं नहीं जाता हॉस्पिटल का, तो उसकी भी लायबिलिटी कवर जरूर होनी चाहिए। सर यू आर 100% करेक्ट, क्योंकि हमारे देश में ये बोला गया है कि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर एक हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम आ जाए ना, मतलब कि एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो वो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं लोग। और वो तभी बच पाएंगे अगर उनके पास एक अप्रोप्रिएट हेल्थ इंश्योरेंस का कवर होगा। क्योंकि आपने तो 4-5 लाख रुपए बोला, बट आप अगर हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसे मैक्स हो गया, फोर्टीज हो गया, या और किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे तो 10, 15, 20 लाख रुपए लग जाते हैं। और आज की डेट में हमारी कंट्री में जो पॉलिसीज यूजुअली ज़्यादा सेल होती है वो 5 लाख 10 लाख रुपए की पॉलिसी होती है। बट अगर आप पॉलिसीज को भी ढंग से देखेंगे और उसको सही प्लानिंग से लेंगे तो आप कम प्रीमियम के अंदर भी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। करेक्ट। और दूसरा है कि किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के घर में 50,000 लाख रुपए से ऊपर नहीं होता है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो करता क्या है, लोन लेता है, गोल्ड अपना गिरवी रखता है, या पर्सनल लोन लेता है। उस नौबत को क्यों आने दे, उसके लिए जरूरी है कि टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग के पार्ट में इसको ऐड ऑन करें। एब्सोल्युटली सर, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम जब अच्छी फैमिली लाइफ जी रहे होते हैं हमें लगता है हम बिल्कुल फिट हैं, हम इन खर्चों को इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए तब महसूस होता है कि वो बहुत छोटा सा प्रीमियम था जो शायद मेरे पिज़्ज़ा बर्गर के प्राइस में था, या मेरे एक आउटिंग का कॉफ़ी के बिल में हो सकता है वो। एब्सोल्युटली, तो उसको ज़रूर ले लेना चाहिए सर हर एक को। अब आगे हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग। इंडिया में बहुत कम लोगों के पास रिटायरमेंट प्लानिंग है। इधर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वहाँ भी अब खत्म हो गया है, पेंशन सेना के अंदर है, और जो बाकी पेंशन है सेल्फ कंट्रीब्यूटरी स्कीम के अंदर है, और वो भी बहुत कम है जी। और जब आप रिटायरमेंट एज में जाते हैं तो आप अपने बच्चों के ऊपर निर्भर न रहें, आप इंडिपेंडेंट लाइफ जिए, उसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत जरूर है। और ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, कई बार मैं भी फाइनेंस पे बात करता हूँ, रियल एस्टेट पे बात करता हूँ, तो रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आप इसको कहाँ तक अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में इसको तरजीह देते हैं? सर मैं जब भी किसी क्लाइंट से मिलता हूँ ना, तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि सबसे पहले आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो आपकी रिटायरमेंट के लिए होना चाहिए। खुद के लिए होना चाहिए। यस, क्योंकि सर देखो हमने वो मूवी देखी थी, सबने देखी है बागबान। तो वो जो बुढ़ापे का टाइम है ना सर, उस समय बच्चों से पैसे मांगना ना बहुत डिफिकल्ट है। और मैं अपने फादर को बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। मेरे फादर ना BSNL से रिटायर्ड है, उनके पेंशन आती है हर महीने अकाउंट में, और वो अपने आप बिल्कुल राजा वाली जिंदगी जीते हैं। बट हम लोग जो हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो प्राइवेट जॉब में हैं उनको पेंशन नहीं मिलने वाली है। और वो जब अपनी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट के लिए किसी से अगर पैसा मांगेंगे ना सर, वो इंटीग्रिटी बड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। करेक्ट। हम बोलते हैं बुढ़ापा गोल्डन एज है हमारी, गोल्डन एरा है हमारी लाइफ का। करेक्ट है। शायद जिस तरह का लाइफ स्टाइल जी रहे हैं बहुत कम लोग पहुंच पाएंगे। करेक्ट। लेकिन जब पहुंचेंगे अगर वो भी किसी की मर्जी पे जिएंगे तो क्या फायदा सर ऐसी लाइफ का। तो इसीलिए सर रिटायरमेंट प्लानिंग अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, और रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत आसान भी है। हाँ जी। बहुत छोटे छोटे बेबी स्टेप्स के साथ हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं,
और इट कैन क्रिएट वंडर्स फॉर अस। करेक्ट। एक कहावत है ना कि जब आपके बालों में सफ़ेदी हो, जब बालों में सिल्वर आ जाए तो आपके जेब में गोल्ड होना चाहिए, तभी आप रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। क्या बात कही और साहब। लोग इसको समझते नहीं है। बिल्कुल। इधर बागमा के अमिताभ बच्चन की तरह जब आप उस कंडीशन में आ जाए तो आप बुक लिख लें, रॉयल्टी ले लें, हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल तो सर। उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, इससे मैं सहमत हूँ। एब्सोल्युटली सर, यू आर 100% करेक्ट। और आपने जो बात की है गोल्ड सिल्वर वाली, तो एकदम मजा आ गया। तो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आपने कर रखा है रिटायरमेंट का? सर मेरा ना अपना स्टार्टअप करने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मेरी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सॉर्ट हो गई थी। करेक्ट। जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज सो वेल फाइनेंशियली इक्विप्ड कि अगर मेरे को कल से सैलरी नहीं आएगी तो मुझे मेरी ग्रॉसरी कैसे आने वाली, घर में कोई स्ट्रेस नहीं था। ओके। तो उस फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से ही मैंने अपने बच्चों की एजुकेशन सॉर्ट की, मैंने अपनी रिटायरमेंट सॉर्ट की। उसके बाद ये मैंने डिसीजन लिया कि नाउ आई कैन एम्पावर इंडिविजुअल्स, बिकॉज मेरी एडवाइस जो अब क्लाइंट्स के पास जाएगी, जो मैं क्लाइंट्स को आज वैल्यू ऐड दूंगा वो अनबायस्ड होगी। करेक्ट। क्योंकि जब तक आपका मॉनिटरी एस्पेक्ट आपके दिमाग में टिक टिक करता है ना, तो आपको हमेशा लगता है कि यार ये शायद अपने सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है बंदा। लेकिन जब आपको पता है वो बैकिंग है, आपको फाइनेंशियल्स की तरफ नहीं सोचना है, आपको एक राइट वैल्यू देने के लिए सोचना है, तो इससे बेटर मेरे को नहीं लगता कि सेटिस्फैक्शन किसी और काम में मुझे मिलता है। आप इतना अर्ली एज में, आई थिंक 36-37 एज होगा आपका। यस सर। और आपने इतनी अच्छी प्लानिंग की हुई है, आपको देख के बहुत सारे यंगस्टर मोटिवेट होंगे। और मेरा आने वाला जो खास सब्जेक्ट है रियल एस्टेट पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन Sure. सबसे पहले हम फाइनेंशियल प्लानिंग के अदर पार्ट्स में आ जाए। जी। रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए? सर देखो, रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद हमें प्लान करना चाहिए कि हमारी टैक्स प्लानिंग प्रॉपर हो। ओके। क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट्स कर ली, हाँ जी। इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद हमने अपना रिस्क मैनेज कर लिया, Okay. रिटायरमेंट हमने अपनी प्लान कर ली, तो अब इंपॉर्टेंट आते हैं टैक्सेस, कि अब हम अपने टैक्सेस को स्मार्टली मैनेज करें। Okay. हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारी जो भी इनकम्स हम बना रहे हैं, अगर हमने कोई डेट लिया है उसमें प्रॉपर राइटली मैनेज करते हुए अपने टैक्सेस को मिनिमाइज करें। क्योंकि सिर्फ रिस्क ज़्यादा लेकर अपनी रिटर्न्स एनहांस करके रिटर्न नहीं बढ़ाई जाती, कई बार मिनिमम रिस्क लेकर, लेकिन स्मार्ट टैक्स प्लानिंग से भी अपनी रिटर्न को एनहांस किया जा सकता है। एक नई इंडियन मेंटलिटी है कि लोन नहीं लेना चाहिए। जी। फॉर एग्जांपल मैं अपने फैमिली की बात करूं तो स्टार्टिंग फेज में जब हमने काम शुरू किया हुआ था तो हमारी जो धर्मपत्नी है वो लोन के बहुत विरुद्ध हैं कि बैंक से नहीं लेना, कर्जा हो जाएगा। हमारे पेरेंटल साइड से भी एक जो संस्कार मिला है, शिक्षा मिली है, और लोन के विरुद्ध थे। बिना लोन के ग्रोथ कैसे होगी, और लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के पार्ट में इसका क्या रोल है? सर मैं पर्सनली लोन्स को बहुत एडमायर करता हूँ। ओके। मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की, मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, बट मेरा अपना होम लोन आज तक चल रहा है सर। ओके। सर आप एक चीज़ समझो, हम जिस तरीके से इक्विटीज़ में अपना पैसा मैनेज करते हैं या किसी और एसेट क्लास की हम बात करते हैं, हमारा टारगेट रिटर्न होता है यूजुअली कि हम 14-15% का पर एनम पोर्टफोलियो पर रिटर्न जनरेट करें। अगर हम डेट लेंगे तो 7 या 8% बैंक को वापस करना है। ओके। तो अगर हम बैंक से पैसा लेकर रखें, ग्रेजुअली उसको डिसिप्लिन तरीके से पे ऑफ करते रहें, तो हम एक्स्ट्रा रिटर्न डेफिनेटली बनाएंगे ना सर। मैं आपको ना एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ, बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है, इंटरनेट पे बड़ा ज़्यादा ट्रेंड भी करता रहा है पहले भी। अगर देखो किसी ने 50 लाख रुपए का आज रियल एस्टेट बाई किया, अब उसके पास 2 ऑप्शन है, 50 लाख रुपए के अगेंस्ट वो 50 लाख रुपए का लोन ले ले या 50 लाख रुपए अपनी इन्वेस्टमेंट में से निकाल के दे दे, है ना। यूजुअली हम देखते हैं कि एवरेज सैलरी हमारे यहाँ ट्राई सिटी वाले एरिया में यूजुअली 10 लाख रुपए के आसपास का सीटी से मिलता है। हाँ जी। तो उस केस में उसकी जो सैलरी के अगेंस्ट उसको 40-50 हज़ार की EMI देने की एलिजिबिलिटी बनती है। हाँ जी। ठीक है सर। तो 40,000 रुपए की EMI बनेगी उसकी 50 लाख रुपीज़ के लोन के अगेंस्ट। जी। तो अगर वो 25 साल EMI को देगा 50 लाख रुपए के लोन के अगेंस्ट, तो यूजुअली वो 1.25 करोड़ रुपए के आसपास बैंक को टोटल रीपे करेगा। पैरेलली अगर वो एक 4,000 रुपए की SIP डाल देता है साथ में, Okay. इट मीन्स वो मान ले कि मेरी EMI 44,000 है, Okay. तो 1 करोड़ 30 लाख रुपए 25 साल में उसके पास एक्यूमुलेट हो जाएगा। कितने परसेंट के रिटर्न पे आएगा? सर ये मैंने 15% रिटर्न के हिसाब से 15% कैलकुलेशन किया। अब आप एक चीज़ समझो, मैं इसको 2 एंगल और देता हूँ Okay. पैरेलली। एक तो मैंने एंगल आपको ये दिया कि उसने अपने लोन अमाउंट में 10% इंक्रीमेंटल अमाउंट को समझा और उसकी SIP डाल दी। अब आप समझो कि अगर वो 50 लाख रुपए स्ट्रेट अवे पे कर देता, रियल एस्टेट नो डाउट ग्रो करता उसका। हाँ जी। ठीक है, लेकिन जो कॉर्पस उसके पास इन्वेस्टमेंट का था वो 25 सालों में सर मल्टीपल टाइम्स हो जाता। हाँ जी। हम बोलते हैं कि 15% से अगर पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है तो हर 5 साल में पैसा डबल हो जाता है। हो जाते हैं। तो इट मीन्स 25 सालों में उसका 5 लाख रुपए का 10 लाख रुपए हुआ सर, हाँ जी। सॉरी 50 लाख रुपए का 1 करोड़ हुआ 5 साल में, 10 साल में 2 करोड़ हुआ, 15 साल में 4 करोड़ हुआ,
20 साल में 8 करोड़ हुआ और 25 साल में वो 16 करोड़ रुपए हुआ। ग्रेट। तो 50 लाख रुपए का 16 करोड़ भी बन गया सर। उधर से जो रियल एस्टेट 50 लाख रुपए का लिया था बैंक से लोन लेकर, ठीक है, वो भी लगभग 10 करोड़ का हो गया 10 से होगा, 12 करोड़ कहीं ना कहीं वैल्यू है। 10 करोड़ रुपए हो गया होगा सर। हाँ जी। प्लस जो 4,000 रुपए की SIP डाली थी सर, हाँ जी। वो भी 1.25 करोड़ रुपए दे रही है। तो फ्री में बन गया घर उसका, लोन भी फ्री हो गया उसका। लोन भी फ्री हो गया सर। लेकिन जो उसने इंटरेस्ट भी दिया और जो रीपेमेंट भी करा, सब बाहर आ गया। स्पेशली जो यंगस्टर हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए बहुत खास है कि कई बार वो लोन लेने में घबराते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, लग्जरी चीज़ों पे जाते हैं। बड़ी गाड़ी ले ली और अपने खर्चे बढ़ा लिए, राइट। बड़ा मोबाइल ले लिया, जी। चेंज ओवर उनके बात करें मोबाइल में, गाड़ी में फ्रिक्वेंट होता है, 2-3 साल में चेंज कर लेना। बिल्कुल। उसकी जगह आप अपने एसेट को बढ़ाएं। सर एब्सोल्युटली करेक्ट। जो मैंने इनिशियली भी अपनी डिस्कशन में ही बोला था आपको कि अनटिल अनलेस आप डेट को एक एसेट क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे हो, तब तक तो डेट से बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। बट जब मोमेंट आप अपने डेट्स को लाइबिलिटीज क्रिएट करने के लिए यूज करते हो, फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अगर मैं लोन लेके EMI लेके आईफोन खरीद रहा हूँ और मेरी अगर कार खरीदने की जो मेरी पॉकेट अलाउ करती है वो 5 लाख रुपए की है, अगर 15 लाख रुपए की कार खरीद रहा हूँ या 10 लाख रुपए की भी कार खरीद रहा हूँ, तो आई एम रूइनिंग माई मनी बिकॉज द मोमेंट द कार विल कम आउट फ्रॉम द शोरूम, उसकी वैल्यू 30% गिर जानी है सर। करेक्ट। तो यू हैव टू टेक अ डेट, यू हैव टू लेवरेज योर सेल्फ फॉर एन एसेट विच कैन कंपाउंड योर मनी। और एक और चीज़ है कि लग्जरी में तो पैसा आपने लगा दिया, वो धीरे धीरे कम होना है, जबकि आपका एसेट बढ़ना है, उसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। इसीलिए खास जो पॉडकास्ट हमने किया है अपने दर्शकों के लिए कि लायबिलिटी को, एसेट मैनेजमेंट को, फाइनेंशियल प्लानिंग को आप समझें। और आपके सभी सवालों को जवाब देने के लिए आज विशेष करके अरुण जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, आगे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो लोन की बात तो मान गए कि लोन जरूर लेना चाहिए जी, लेकिन कितना लेना चाहिए और कब रीपे करना चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म रखना चाहिए? सर जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल से बताया कि आपने एक 50 लाख रुपए अगर आपके पास है भी, तो आप उस 50 लाख रुपए से लगभग 50 करोड़ कैसे बना सकते हो, उसका हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दिया आपको। ग्रेट। तो अगर हम डिसिप्लिन तरीके से लोन को ग्रेजुअली रीपे करते रहेंगे, हाँ जी। इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। बस हमें डिसिप्लिन चाहिए सर। देखो हम सब लोग ना जिम की मेंबरशिप खरीदते हैं, हाँ जी, है ना, पूरे साल का जाके पे करके आते हैं क्योंकि ये वो हमें डिस्काउंट देता है। 4 दिन भी नहीं जाते। एब्सोल्युटली सर, दिस इज करेक्ट फॉर एवरीवन। SIPs के केस में भी यही है। जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना सर, उस केस में हम बोलते हैं ये तो हम अगले 25 साल नहीं छेड़ेंगे, अगले 20 साल नहीं छेड़ेंगे, मेरे रिटायरमेंट के लिए है। बट द मोमेंट हल्की सी भी अर्जेंसी आती है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बाहर आती है एकदम। बट डेट्स के अंदर एक ब्यूटी है कि डेट्स हमेशा वो रीपे होते रहे चले जाते हैं। हाँ जी। तो मैं अगर मुझे कोई क्लाइंट कहता है कि मैं अपना लोन मैं अर्ली रीपे कर देता हूँ और उसकी जगह मैं आपकी SIP डाल दूंगा, तो मैं कहता हूँ नहीं, आप ऐसा मत करो। आप लमसम पैसा डाल दो यहाँ पे अगर आपके पास है आज, बट आप ऐसा लोन की EMI को मत रोको, आप लोन को ग्रेजुअली जाने दो, क्योंकि जो आप लमसम पैसा आज दोगे वो 15% के रेट पे कंपाउंड होगा। हाँ जी। लेकिन जो आपने बैंक को पे ऑफ करना है वो सिर्फ 7 या 8% पे ऑफ करना है, और अभी तो हमारी कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट और घटेंगे। तो डेट लेना सर बुरी है ही नहीं चीज़। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ जी। मेरा खुद का म्यूचुअल फंड है जी। लेकिन जब भी पैसे की जरूरत होती है विड्रॉ कर लेते हैं जी। तो उसमें रिटर्न आएगा क्या? एब्सोल्युटली सर। दूसरा, मैं टैक्स भी पे कर रहा हूँ अपने। जी। अगर रिटर्न आता है गवर्नमेंट को, टैक्स भी पे कर रहा जी। हूँ। और लॉन्ग टर्म जब तक हम सिप में या कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक प्रॉपर रिटर्न नहीं मिलेगा। इस बात से मैं सहमत हूँ और कोशिश करूंगा कि उसको कंटिन्यू करूँ। सर देखो लॉन्ग टर्म का ना, देखो टाइम हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। मेरी ये फेवरेट लाइन है कि आप टाइम का रिप्लेसमेंट नहीं ला सकते। अगर पिछले 15 साल से आप SIP नहीं कर रहे थे तो आपने 15 साल खो दिए हैं। अगर 5 साल अगले आप SIP नहीं करोगे या 5 साल SIP करने के बाद अपनी SIP को ब्रेक कर दोगे तो वो टाइम वापस नहीं आएगा। और हम बोलते हैं कि 5 साल के बाद तो असली कंपाउंडिंग का रंग दिखना शुरू होता है। हाँ जी, है ना सर। अगर किसी बंदे ने अगर 10,000 रुपए की SIP डाली तो 5 साल में बहुत छोटा कॉर्पस प्रॉफिट बनाएगा वो। हाँ जी। लेकिन अगले 5 साल में तो वो डबल होना कॉर्पस, क्योंकि वो कॉर्पस जमा है उसके ऊपर भी रिटर्न आएगा उसका। एब्सोल्युटली सर। पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा सर हमें। और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, हम बहुत लकी हैं कि हम इंडिया के अंदर इस पॉइंट पे ऐसे समझदारी वाली बात कर रहे हैं कि हम इक्विटीज में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। पूरी दुनिया में हमसे तेज बढ़ने वाली कोई इकोनॉमी नहीं है सर, मेजर इकोनॉमी। हमारे पास आज हमारी गवर्नमेंट देखो कितना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। आज रियल एस्टेट में देखो कितनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज है। आज बाय गॉड्स ग्रेस अभी तो ऐसा होगा कि इक्विटी भी अच्छा कर रही है, गोल्ड भी अच्छा कर रहा है।
करेक्ट। ठीक है, तो इंडिया जिस फेज में आज की डेट में है, यहाँ पे जो भी इंसान सही स्मार्ट डिसीजंस को ले लेगा, ही विल मेक इतना पैसा कि वो उसकी इमेजिनेशन से बाहर होगा। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। एक समय ऐसा था, थोड़ा सा टेक्निकल है वैसे, कि हम ना प्राइस टू अर्निंग्स के रेशो से हिसाब से देखते हैं कि कितना बाजार सस्ता या महंगा है। करेक्ट। और वो वैल्यूएशन बताती है कि कितना आपका पोर्टफोलियो लेवरेज भी है, मतलब कि। हाँ जी। तो इंडिया की मार्केट्स यूजुअली आज जो है 22 या 23 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पर ट्रेड करती हैं। ओके। ठीक है, एक समय ऐसा था जब जापान की मार्केट 70 के प्राइस टू अर्निंग रेशियोज पर ट्रेड करती थी। इट मींस, आप इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से समझो कि आज मान लो आप कल सुबह उठे और आपका पोर्टफोलियो 3 गुना दिख रहा है आपको, सब कुछ सेम है, कुछ बदला नहीं। ओके। और आपका पोर्टफोलियो 3 गुना दिख रहा है, तो जापान के बराबर हम हो जाएंगे सर। जापान से तो हम आज भी बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुके हैं ऑलरेडी। हमारी मार्केट कैप में वी आर दी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी राइट नाउ। ओके। अच्छा, एक और सवाल है कि सेंसेक्स लगभग 80,000 तक पहुंच चुका है जी, और आई थिंक 100 से शुरू हुआ था जी, तो इसको सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं रिटर्न की, जी। कितना % रिटर्न सेंसेक्स फंड में अगर हम डालें तो आ सकता था, आया है और फ्यूचर में आएगा? सर 1979 में सेंसेक्स इंट्रोड्यूस हुआ था 100 पॉइंट से। ओके। आज 80,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके। तो आप देखो कि इस स्पैन के अंदर 800 गुना हो गया पैसा। ओके। अगर आप इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालोगे, इट विल कम अराउंड 14% पर एनम, ओके। विच इज ह्यूज एंड सब्सटैंशियल बाय एन इंडेक्स। और कंटिन्यूअस ग्रोथ है। और सर इसका मेजर अपटेक आया जब हमारी 1990s के बाद, जब हमारी ग्लोबलाइजेशन हुई, लिबरलाइजेशन हुई, जब फॉरेन की कंपनीज ने इंडिया में आके इन्वेस्ट करना शुरू करा, उसके बाद से तो इट वेंट लाइक अ रॉकेट। और हमें इस ग्रोथ फेज में अभी तो हमने सर अभी पंख फैलाए हैं एज ए इकोनॉमी। ये सेंसेक्स की ग्रोथ जो है ना सर, इसी रफ्तार से भी अगर चलती रही तो एक जो नंबर है वो हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। मैं आपको कह रहा हूँ कि हर 5 साल में डबल हो जाना है सर इसने। अगर आप 12% की रेट से भी इमेजिन करोगे कि सेंसेक्स ने ग्रो करना है, तो 5 साल के बाद आप सेंसेक्स को 1,60,000 पे देख रहे होंगे। ओके। और 10 साल के बाद लगभग 3,20,000 पे। एक सवाल हमारा खास है जी, कि मान लिया हमने सिप में इन्वेस्ट किया जी, कुछ निगेटिव ग्रोथ भी आ सकता है जी, कुछ पॉजिटिव होगा, तो जी। क्या निगेटिव ग्रोथ का इम्पैक्ट हमारे पॉजिटिव ग्रोथ पे नहीं आएगा कि हमारा पूरा रिटर्न ही खत्म हो गया? सर देखो, जिंदगी में ना सर उतार चढ़ाव का ना अपना एक वैल्यू है। ओके। लेकिन मैं कहता हूँ कि एसआईपी जो इन्वेस्टर है ना सर, जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहा है, उसके लिए तो विन विन सिचुएशन ही है। वो हमेशा ही मजे में है। अब वो जब बाजार नीचे जाएगा तो उसको ज़्यादा यूनिट मिलेंगे, ज़्यादा यूनिट मिलेंगे, तो ज़्यादा यूनिट मिलेंगे। तो जैसी बाजार वापस रिकवर करेगा, उसके पुराने यूनिट का भाव बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके। और बाजार अगर लगातार ऊपर जा रहा है तो ठीक है, उसके जो पुराने खरीदे हुए यूनिट्स हैं उसका भाव बढ़ उसका रहा है। भाव बढ़ गया। तो जब जब बाजार नीचे जाएगा और एक एसआईपी का इन्वेस्टर है, उससे ज्यादा खुश किसी को होना ही नहीं चाहिए। ओके। उसको तो मैं कह रहा हूँ कि जिसका गोल 25 साल दूर है, उसको तो दुआ करनी चाहिए आज बाजार गिर जाए, मेरी एसआईपी लगने वाली है। ओके। तो वो इतना जबरदस्त इफेक्टिव है पोर्टफोलियोज में। आप देखोगे देयर आर फ्यू क्लाइंट्स जिनका पोर्टफोलियो मैं देखता हूँ कि 2014 से चल रहा है, 2013 से कंटिन्यूस एसआईपी कर रहे हैं। बहुत रेयर ऐसे इन्वेस्टर्स मिलते हैं जो 2010 से 2011 से उनके एसआईपी में एक भी ब्रेकेज नहीं है और कंटिन्यूसली हर मंथ एसआईपी कर रहे हैं। उनके पोर्टफोलियो का रिटर्न है 17-18% पर एनम। मार्केट को बीट कर रहे हैं, मार्केट को सिर्फ बड़े लेवल से बीट कर रहे हैं, क्योंकि जब जब डिप आया उनकी एसआईपी जा रही थी। उन्होंने लोअर रेट पे इतने अच्छे रिटर्न्स एक्यूमुलेट किए हुए हैं, इतने ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट किए हुए हैं, जिस वजह से उनका पोर्टफोलियो रिटर्न ज़्यादा दिखता है। तो डिसिप्लिन हैज़ नो सब्स्टिट्यूट सर। टाइम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो डिसिप्लिन से हर साल अपने पोर्टफोलियो में एसआईपी करता रहेगा, इंक्रीमेंट के साथ इंक्रीमेंट एसआईपी बढ़ाता रहेगा, वो बहुत पैसा बनाने वाला है। एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। एक 5,000 रुपये की एसआईपी सिर्फ अगर 15% से ग्रो करे ना कोई, तो 3 करोड़ रुपए बना देती है सर 30 साल में। 30 साल में 3 करोड़? यस, सिर्फ 18 लाख रुपए जाएगा पॉकेट से सर। लेकिन वो 18 लाख रुपए गया भी किस्तों में धीरे धीरे करके, और वो 3 करोड़ रुपए का अमाउंट बन जाएगा सर। तो दर्शकों, स्पेशली जो हमारे यंग न्यू ज्वाइनिंग है, जो जॉब में है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। हम बात आगे करने वाले हैं गोल्ड के ऊपर भी, रियल एस्टेट के ऊपर भी। ये विशेष करके सेक्शन था कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को कैसे ग्रो करें। और हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान अरुण जी, जिनका एक लंबा अनुभव है फाइनेंशियल प्लानिंग का। अरुण जी, अब हम बात करेंगे गोल्ड की। सोना भारत में सबसे लोगों को प्यारा है और मुझे लगता है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सोने की खरीदारी और लोग जो जमा करके रखते हैं, हिंदुस्तान में रखते हैं। और इसके साथ भी लोगों का एक गोल्ड पे रिटर्न की बात होती है। लेकिन पर्सनली जहाँ तक मेरा सवाल है,
गोल्ड को मैं कभी भी एसेट क्लास नहीं देखता हूँ, आप मानते होंगे। और एक कहावत है ना, और एक गाना है कि सखी सैया तो खूब कमात हैं, महंगाई डैन मार जात हैं। तो महंगाई का गोल्ड के और बाकी एसेट क्लास के रिटर्न के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? सर आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि सोने को हम लोग इन्वेस्टमेंट मानते ही नहीं है। सोना हमारे लिए एक इमोशनल एसेट है। करेक्ट। तो हम कभी भी उसको देखते ही नहीं, क्योंकि हमारे को अगर सोना प्लेज करना पड़ जाए ना तो घर में वो बहुत बुरे समय में हम ऐसा करते हैं। तो इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो मोर और लेस इन द शेप ऑफ कंजम्पशन होती है। वो एक बार आ गया घर में तो वो कभी घर से बाहर नहीं जाने वाला, और मैक्सिमम वो ऑर्नामेंट की शेप में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि कितना पैसा बढ़ता है सोने में, तो मेरा मानना है कि 94 से लेके अब तक सोने ने लगभग 11 से 12% पर एनम के बीच में रिटर्न दिया होगा। और इस रफ्तार से हमारे पैसे को कंपाउंड किया होगा। अरुण जी, मैं बात करूंगा, आप 11-12% की बात करते हैं। जब हम ऑर्नामेंट लेते हैं तो उसमें टांका बहुत लगता है। तो कहते हैं ना, सुनार जो टांका लगाता है सबको पता नहीं चलता जी। और जब आप बेचने जाते हैं तो कहते हैं 100% दे देंगे, लेकिन आपको 100% का 80 मिलता है जी। तो ऑर्नामेंट तो कभी इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता। एब्सोल्युटली। और वो ऑर्नामेंट पड़ा कहाँ होता है? इधर लॉकर में होता है, ट्रू, या घर की तिजोरी में होता है, बक्से के अंदर बंद होता है जी। और उसको रिटर्न की बात, पर्सनली जो मेरी सोच है, एसेट क्लास में मैं नहीं मानता हूं। आप कहां तक मानते हैं और जस्टिफाई करते हैं? मैं आपको रोकूंगा। दूसरी बात मैं करता हूं कि चलो 11-12% की रिटर्न आ गई, आपने गोल्ड बिस्किट ले लिया, लेकिन उसके ऊपर महंगाई भी तो है, इन्फ्लेशन भी तो है जी। तो एक्चुअल में तो 4-5% रिटर्न आएगा। सर ये ना बिल्कुल सही बात आपने बोली है। देखो 11-12% का हम रिटर्न बोल रहे हैं ना जब अभी, तो इसमें पिछले 1 साल के अंदर जो गोल्ड ने सब्सटैंशियल रिटर्न दिया है वो इंक्लूड करके बोल रहे हैं। अभी क्या हुआ, सडनली सेंट्रल बैंक्स ने हर दुनिया के गोल्ड खरीदना शुरू करा, जिस वजह से देखो गोल्ड की सप्लाई हमेशा से लिमिटेड रही है और डिमांड सडनली बढ़ गई है। इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, चाइना का बैंक हो गया रिजर्व बैंक, यूरोप के रिजर्व बैंक्स हो गए, यूएस का भी इनफैक्ट बैंक्स हैं कुछ एक, और मिडिल ईस्ट में चले जाओगे आप, वहाँ पे भी सब लोग गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो ये गोल्ड एक्यूमुलेशन की वजह से सडनली गोल्ड के प्राइसेस जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, और इस वजह से वो रिटर्न भी ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप ऑर्नामेंट की शेप में गोल्ड को लेते हो तो ऑब्वियसली उसकी रिटर्न बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बिकॉज बाइंग सेलिंग दोनों टाइम पे आपको एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि वो एक कंज्यूमेबल एसेट है। अगर आप गोल्ड बिस्किट की बात भी करें तो ऑब्वियसली आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट करा कि गोल्ड के लॉकर्स में जब हम इसको प्लेस करते हैं तो उसका भी तो रेंट हम पे कर रहे हैं। लॉकर में रखने का भी रिस्क है, बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एब्सोल्युटली। सबसे बड़ी बात जो है जी, गोल्ड होल्डिंग रिस्क है। एब्सोल्युटली। आपको लगता तो है सोना मेरे पास है, लेकिन आपको सोने भी नहीं देता, चैन की नींद नहीं लेने देता, ये ध्यान रखिए। एब्सोल्युटली करेक्ट से सही बोल रहे हो। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप गोल्ड को पेपर शेप में बाय करो। अगर आपको एज एन इमोशन ही खरीदना है और गोल्ड में ही पैसा लगाना है तो आप पेपर शेप में गोल्ड को बाय करो। पहले गवर्नमेंट की स्कीम्स आती थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की भी, बट नाउ आप गोल्ड रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगा सकते हो, जहां पे आपको एग्जैक्टली इतना रिटर्न बन जाएगा जो एक्चुअली गोल्ड का रिटर्न चल रहा है, जो मार्केट भाव पे मिलता है। बिल्कुल सर, और उसको हम बेच के गोल्ड भी खरीद सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, वो बिल्कुल गोल्ड है। आप गोल्ड के प्राइसेस के हिसाब से ही उसका मूवमेंट होगा। अगर गोल्ड का भाव बढ़ेगा तो आपके गोल्ड म्यूचुअल फंड का एनएवी भी बढ़ेगा, और जब वो घटेगा तो वो उसका भी घटेगा। डायरेक्टली रिलेशन है उसका। देन इसको तो हम एसेट क्लास में ले सकते हैं। एब्सोल्युटली बिल्कुल। फिजिकल शेप में सर देखो हम रिकमेंड भी नहीं करते, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। मतलब कि आप ये तो किसी नहीं बता पाओगे ना, मेरे घर में 10 किलो सोना पड़ा है, लेकिन 10 किलो सोने के बराबर के मेरे पास यूनिट्स पड़े हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट। और सर जब आते हैं महंगाई के एंगल पे, तो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है यहाँ पे भी, कि लगभग 6% तो बेयर मिनिमम महंगाई रहती ही है। और अब जब क्योंकि आपने वाइट में खरीदा है गोल्ड, तो इट मीन्स आपको टैक्स भी देना है प्रॉफिट्स के ऊपर। तो यूजुअली अगर मैं 20% का टैक्स लगा दूं प्रॉफिट्स के ऊपर गोल्ड के, तो उसके बाद इन्फ्लेशन को भी माइनस कर दूं तो 3 या 4% पर एनम से ज्यादा रिटर्न बैठ ही नहीं सकता। और वो भी गोल्ड की परचेज हमारा ऑर्नामेंट के शेप में नहीं हो, इधर हमारा बिस्किट हो या ईटीए जो हम बात करें इन्वेस्टमेंट जो पेपर वाला हो, गोल्ड तब मिलेगा। एब्सोल्युटली सर, अगर आप उसको ऑर्नामेंट शेप ले जाओगे तो फिर रिटर्न नेगेटिव ही है, नेगेटिव रिटर्न। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपको बाइंग पे भी देना है, वो मेकिंग चार्जेस भी देने हैं आपको जीएसटी भी पे करना है अभी तो, और टांका भी लगा हुआ है। एब्सोल्युटली टांका भी लगा हुआ है। तो बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपकी यहाँ पे। अरुण जी, ये तो हमारी बात हो गई गोल्ड पे। गोल्ड रिलेटेड सारे तथ्यों को आपने सामने रखा, उसको पूरी तरह से हमारे व्यूअर्स के लिए परिभाषित किया जी। लेकिन मेरा सबसे जो
नज़दीक है, दिल के पास है, प्यारा सब्जेक्ट है रियल एस्टेट एसेट क्लास में। तो अब हम बात करेंगे रियल एस्टेट के ऊपर। इसको आप कितनी तजब्बो देते हैं अपने पोर्टफोलियो में, अपने इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में, और रिकमेंडेशन में कितना % उनको कहते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए? सर देखो, नेटवर्थ के अंदर ना हर एक एसेट क्लास की अपनी एक रेलेवेंस है, और रियल एस्टेट बहुत एक इम्पॉर्टेंट रेलेवेंस रखता है। जब मैं इंडिया की बात करता हूँ ना सर, हम लोग अभी एक्चुअली ना हमारे, अगर आप पॉपुलेशन को देखोगे तो जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास 2 सेक्शन में बटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले या पुअर पीपल हो गए, ठीक है। जो एफ्लुएंट क्लास है उनको हम अभी इग्नोर करते हैं इस डिस्कशन के लिए। तो जो हमारे अपर मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, इनकी नेटवर्थ का सबसे बड़ा कंपोनेंट ही रियल एस्टेट के अंदर है। क्योंकि वो जितनी भी कमाई करते हैं, उनका एक ही सपना है कि मेरे पास अपना घर हो एक। तो क्योंकि जैसे हम गोल्ड की बात कर रहे थे कि गोल्ड एक इमोशनल एसेट है, इसीलिए रियल एस्टेट भी एक इमोशनल एसेट है। और खास तौर पे हम ये बोलते हैं कि आपके घर की कीमत 1 करोड़ है, 100 करोड़ है, 10 लाख रुपए है, ये आपकी नेटवर्थ का पार्ट भी मत समझो आप, क्योंकि आप उस घर को इतने इमोशंस कनेक्टेड हैं, आप उसको बेचना कभी नहीं चाहोगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब आप रियल एस्टेट की बात कर रहे हो तो हमसे डिस्कस करो कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो या अपना घर बनाने की बात कर रहे हो। क्योंकि घर की वैल्यू को हम कभी भी नेटवर्थ के अंदर नहीं गाइड करते क्लाइंट को लेके, समझो। क्योंकि जहाँ पे उसके बच्चों की मेमोरीज बनी है, जहाँ पे उसने अपनी लाइफ के गोल्डन ईयर्स जिए हैं, या उसके पेरेंट्स की उसके साथ मेमोरीज बनी हुई है, उसकी वैल्यू को कभी आप ले ही नहीं सकते कि आप पेपर की शेप में नाप सको। जब तक हम उस घर को बेचते नहीं हैं जी, तब तक वो एसेट क्लास में नहीं आएगा। और होता क्या है, जब भी कोई घर होता है, घर का जमीन भी लोग लेने के बाद अपने बच्चों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए रखते हैं, उनको जल्दी बेचना नहीं चाहते हैं जब तक कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं हो। बिल्कुल। इसीलिए अगर मैं बात करूं कि प्लॉट, फ्लैट या जो प्रॉपर्टी है, उसको एसेट क्लास में मेरा जो अपना पर्सनल सुझाव होता है उसको सबसे ऊपर मैं रखता हूँ कि एक बार आपने ले लिया, तो बहुत आपने गोल्ड लिया जी, उसको गिरवी रख देते हैं जी। आपने म्यूचुअल फंड में डाला, इमीडिएट ब्रेक कर देते हैं। एफडी, पैसे निकाल लिया, लोन ले लिया। लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी आप तब तक नहीं बेचते हैं जब तक बहुत ही बुरा कंडीशन ना आ जाए, आप लोगों से उधार ले लेते हैं, कर लेते हैं, और ये आपके अगले जनरेशन तक पास ऑन होता है या एसेट क्रिएशन में मल्टीप्लायर साबित होता है। सर ये बिल्कुल सही एस्पेक्ट है। अभी देखो, हम ना सर एज अ कंट्री भी इवॉल्व कर रहे हैं, हमारे एसेट्स भी इवॉल्व कर रहे हैं, हमारी ना एसेट्स के भी फाइनेंशियलाइजेशन हुई नहीं है। आपको मैं एक डेटा बताता हूँ, हमारी कंट्री के अंदर अभी रिटेल म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन सिर्फ 3% है। ओके, सिर्फ 3% लोग हमारे देश के अभी रिटेल में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया 2047 तक टारगेट करती है कि 15% पेनिट्रेशन हम करेंगे। ओके, तो आप सोचो कि रियल एस्टेट में आप ये नंबर कहीं बहुत अलग तरीके से दिखते होंगे, हाँ जी, बट अभी हमारा देश फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ जा रहा है। और हमारी क्योंकि पुरानी वैल्यूज इम्बाइब होके आई है कि घर तो होना ही चाहिए। अब होता क्या है कि मान लो माँ बाप रह रहे हैं चंडीगढ़ में, बच्चे की नौकरी लग गई बैंगलोर में, तो माँ बाप बच्चे को बोलते हैं तू बैंगलोर में भी एक फ्लैट ले ले, क्यों किराए के घर पे रहना है। तो वो हमारी माइंडसेट वैसी है सर, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है जब तक आपकी वेल्थ क्रिएट हो रही है। बट हाँ, इमोशंस को साइड में रख के अगर हम रियल एस्टेट को एज अ एसेट क्लास देखें, तो मेरा एक सुझाव रहता है कि कभी भी अपनी पॉकेट से ज़्यादा अपने आप को अंडर स्ट्रेस लेके फाइनेंशियल क्रंच में आके रियल एस्टेट्स को खरीदना नहीं चाहिए। क्योंकि रियल एस्टेट के एसेट क्लास में अगर रिटर्न्स दिख रही हैं, साइकिल अच्छा चल रहा है, लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रेंट है कि लिक्विडिटी का भी क्रंच हो जाता है। तो अगर तो आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, उसकी वेल्थ भी आपको क्रिएट करके देगा वो एसेट क्लास। लेकिन ओवर डेट होकर अपनी करंट लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज करके अगर आप ऐसे डिसीजंस को ले रहे हैं, तो आपको फिर वो मजा नहीं आएगा लाइफ जीने में। क्योंकि मेरा ये बहुत मानना है सर, और आज की जो आने वाली जनरेशन है वो भी मानती है कि आज को बहुत अच्छे से जीना है हमने। करेक्ट है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स की सर एक प्रॉब्लम रही कि वो बेचारे ना हमेशा ब्रेड एंड बटर की फाइट में रह गए, है ना। तो आज उन्होंने हमें इस काबिल खड़ा कर दिया कि ब्रेड बटर की कोई फाइट नहीं है। अगर हम गलत डिसीजंस ले लेंगे तो ब्रेड बटर की फाइट में दोबारा से आ जाएंगे। तो वी वांट टू एंजॉय आवर प्रेजेंट, और प्रेजेंट तभी अच्छा होगा जब हम सही तरीके से एसेट एलोकेशन को फॉलो करेंगे। तो रियल एस्टेट इज वेरी वेरी क्रूशियल, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू इंश्योर कि हम लोग गलत डिसीजंस मत ले। क्योंकि कभी कभार हमने ये भी देखा है कि ना, जिस तरीके से कई बार ना ऐसा होता है, हाँ, बहुत शार्प जल्दी रिटर्न बनती है रियल एस्टेट में ना, और उसके बाद फिर आप क्या होता है कि आप जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत ट्रैप हो जाते हो, फ्रॉड हो जाते हैं, गलत लोगों के हाथे ट्रैप हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो गलत हाथों में पैसा देते हुए ना सर बड़ा प्रॉब्लम है। आपने मान लो किसी ने
बड़ी मुश्किल से 20-50 लाख रुपए इकट्ठा किया, उसकी लाइफ की पूरी सेविंग है, वो सब कुछ खत्म कर देगा घर खरीदते समय पे, और उसी के साथ वहां पे फ्रॉड हो जाए, तो सर सोचो ना, उसकी लाइफ तो बिल्कुल जो उसने पिछले 15-20 साल जीरो कर लिया अपने। करेक्ट। तो दैट इज वाई वी से कि यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट, है ना, एंड मीट पीपल, एनालाइज योर डिसीजन अ लॉट ऑफ टाइम्स बिफोर एंटरिंग इनटू दिस कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, क्योंकि जिस घर में आप जाने वाले हो वहां पे आपको लगेगा 20-25 साल बिताने हैं, आपने 50 साल बिताने हैं, हो सकता है अगली जनरेशन बिताएं, अगली जनरेशन को आप पास ऑन करके जाएं, तो वो डिसीजन सोचा समझा होना चाहिए। देखिए, जैसे म्यूचुअल फंड में मैं बात करूं तो उसको सेबी उसको वॉच डॉग है, उसको देखती है। उसी तरह रियल एस्टेट की मैं बात करूं तो रेरा भी यहाँ देख रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या लोगों के साथ है। वो करते क्या है कि किसी भी, मैं म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ, बहुत सारा ऐड आता है कि आप 500 रुपये दे दो मंथली, आपका हम इतने % रिटर्न करा देंगे, इक्विटी में करा देंगे, और लोग चले जाते हैं, अपने पैसे गंवाते हैं। उसी तरह यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑनलाइन भी बहुत सारा मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन होता है। एब्सोल्युटली। दूसरा, जो लोग परचेज करते हैं, जो रेरा अप्रूव्ड जो एडवाइजर हैं, आप उनके पास जाए, बिल्कुल उनसे सलाह लें, आपको प्रॉपर सलाह हो देंगे जी। और एक जिम्मेदारी भी होगी कि एक पर्सन आपको प्रॉपर गाइड कर रहा है, सही प्रॉपर्टी आपको दिलाएगा। लोग इसमें नहीं जाते हैं। आपकी क्या राय है कि जिसके कारण लोगों का नुकसान होता है रियल एस्टेट में, जो हार्डली कुछ % है? सर देखो, मेरा मानना यह है कि ना, हमारे इमोशंस जो होते हैं ना आपके, वो बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपकी वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर, आपकी वेल्थ जनरेशन के अंदर। करेक्ट। तो बिहेवियरल फाइनेंस की एक सर पूरी स्टडी है जो इन्वेस्टर्स के बिहेवियर को स्टडी करती है। तो आप समझो कि ना, इमोशंस होते हैं, तो ग्रीड का जो इमोशन है ना सर, जब वो हावी होता है तो सही गला दिखना बंद हो जाता है। आपको पता है, देखो, इतनी ज्यादा सेबी और आरबीआई इतनी सारी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट लगाता है कि आपको पॉन्जी स्कीम से दूर रहना है ना, आपको कोई भी स्कीम ऐसी लग रही है जहां पे आपको ज्यादा रिटर्न का लालच दे रहे हैं, आपको वहां नहीं फंसना है, उसके बावजूद भी लोग फंस रहे हैं सर, क्योंकि ज्यादा रिटर्न का लालच होता है और उनके मन में क्या होता है कि आप तो प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, आप एज पर जो फाइनेंशियल टर्म है लेके चल रहे हैं, और लोग क्या करते हैं, मिसगाइड कर देते हैं। आपका पैसा हम साल में डबल कर देंगे, 2 महीने में कर देंगे पैसा। इवन रियल एस्टेट में लोग कहते हैं साल के अंदर आपका पैसा 50% 100% बढ़ जाएगा। साहब, अगर 50% 100% पैसा बढ़ना होता तो अपना खुद का पैसा क्यों नहीं लगाए? वो अपनी जमीन बेच ले, अपना मकान बेच ले, सोना गिरवी रख ले, अपना पैसा ना लगा के आपके पैसे को लगाने के लिए ऐसे लोग ज़्यादा इच्छुक हैं। इनसे बचे कैसे? सर देखो, उसके लिए ना सबसे पहले हमें अपने इमोशंस पे काबू करना पड़ेगा। अब एक कॉमन सेंस की बात है जो आपने बोली ना कि यार, अगर जो बंदा मुझे कह रहा है कि 100% एक साल में बन जाएगा, तो अपने क्यों नहीं लगा रहा, ये कॉमन सेंस है ना सर। अब यही सारी चीजें ना हमें अप्लाई करनी पड़ेंगी। अब स्टॉक मार्केट के अंदर भी सर यही सब चीजें होती हैं कि लोग इजी रिटर्न्स को चेज करते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल समझो सर, आप एक बिजनेस रन करते हो, ऐसा पॉसिबल है कि आपके बिजनेस के अंदर मैं इन्वेस्ट करूं और आपसे ज्यादा पैसे कमा लूं? पॉसिबल ही नहीं। आप बिजनेस रन करते हो जिसमें आप 24 घंटे मेहनत कर रहे हो, आप इतनी मैनेजमेंट करते हो, आपके अपनी ह्यूमन आवर्स है, आपने इतने एम्प्लॉयज रखे हैं, अगर आप उस बिजनेस से साल का अगर 20% बना पाते हो अपनी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट के बाद, और मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करूं और साल का 50% बना लूं, तो पॉसिबल ही नहीं है सर। तो ये कॉमन सेंस है सर। ये कॉमन सेंस अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम ग्रीड के पीछे भागेंगे, इजी मनी जैसी चीज़ों को फोकस करेंगे, तो वेल्थ इरोजन ही होगा सर, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। तो हमेशा हर इन्वेस्टमेंट में एंटर करने से पहले हमें सर अपनी कॉमन सेंस पे फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए कि मैं अंडर द ग्रीड तो नहीं डिसीजन ले रहा। और फियर भी सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभार सर हम ना सही अपॉर्चुनिटी को बिकॉज ऑफ फियर छोड़ देते हैं। जैसे हम यूजुअली स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा देखते हैं कि इक्विटीज में आपने इन्वेस्टमेंट करा है, मार्केट गिर गई, हम सेल कर देते हैं। तो वो फियर का इमोशन है ना सर, मार्केट से तो रिबाउंड करना ही है, बट ये इमोशंस पे जिसने काबू कर लिया वो वेल्थ क्रिएट करता है सर। इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, बिकॉज अगर इमोशंस कंट्रोल हो गए, सही डिसीजन में इमोशंस गए, तो यू विल क्रिएट फिनोमिनल वेल्थ। अरुण जी, हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशली जी, अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल 100 रुपये है, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको अगर करना हो, चलिए मैं अपनी बात करता हूँ जी, मैंने आपको 100 रुपये दिया जी, आप उसको 100 रुपये को रियल एस्टेट में, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, टर्म इंश्योरेंस में, रिटायरमेंट प्लानिंग में कितना कितना पैसे का एलोकेशन देंगे, ताकि जो मेरी लाइफ है, जो मेरी लाइफ स्टाइल है, हो सकता है सबकी अलग अलग हो, लेकिन एक जनरल टर्म की बात करें तो एलोकेशन क्या होगा आपका मेरे लिए? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, जेनरिक कुछ भी नहीं होता। हर एक के लिए एक स्पेसिफिक नीड है। अब देखो, पता क्या है, आज आपकी जो एज है,
आपकी कुछ एक ऐसी लाइबिलिटीज होंगी जो अगले 5 साल में आने वाली है। हाँ जी। है ना, उसके लिए हमें एक अलग एसेट क्लास चाहिए। Okay. कोई आपकी ऐसी नीड होगी जो अगले 15 साल बाद आएंगी। ओके। कुछ ऐसी नीड होगी जो अगले 6 महीने में आने वाली है आपकी। ओके। ठीक है, आपकी एग्जिस्टिंग कितनी आपने रिस्क मैनेज किस तरीके से किया हुआ है, किस किस एसेट क्लास पे किया हुआ है, हर चीज़ को एनालाइज करने के बाद चीज़ें कस्टमाइज होती हैं। क्योंकि वेनीला प्रोडक्ट है ही नहीं सर। क्योंकि आप हम ना गोल बेस्ड प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। जब अपने क्लाइंट से मिलते हैं तो उनको बोलते हैं कि हमें आपकी सिर्फ म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, प्लीज़ सिट विद अस, वी विल मेक गोल बेस्ड प्लानिंग फॉर यू। उस गोल बेस्ड प्लानिंग के हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इन्फ्लेशन भी है, आपको देखना है, आपको टैक्सेशन भी आपको हेल्प आउट करना है कि मिनिमम टैक्स इंसिडेंस हो। और आपका जो गोल है, किसी ने मान लो अगले 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 15 साल बाद एजुकेशन की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा आ गई होगी, तो उस पॉइंट पे उसको इतने अप्रोप्रिएट पैसे मिले तो सही। तो इसलिए सर जेनरिक या वेनिला एसेट एलोकेशन में बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कर पानी। इसीलिए वी गाइड एवरी इन्वेस्टर कि आप किसी को देख के कॉपी मत करो। कि अगर कोई, मैं अपने पोर्टफोलियो में सर 90% इक्विटीज रन करता हूँ, बट वो 90% इक्विटीज मेरा रीजन है रन करने का। मेरे सारे के सारे गोल्स यहाँ से अगले 15 साल दूर है। मेरी इमरजेंसी कॉर्पस के अलावा मैंने कुछ कैश में मेंटेन ही नहीं करा। मैं रियल एस्टेट का इन्वेस्टर ही नहीं हूँ। ओके। है ना, मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मेरे फादर ने जो रियल एस्टेट मुझे दिया है, मैं सिर्फ उसी को होल्ड करूंगा। वो मुझे और रियल एस्टेट देना चाहते हैं तो मैं वो भी ले लूंगा उनसे, बिकॉज आई एम ओनली सन टू माई फादर। ठीक है, तो उस लिए मेरे लिए वो प्लान फिजिबल है। अब मान लो कि मेरे फादर मुझे रियल एस्टेट देने के मूड में ना होते तो फिर मुझे रियल एस्टेट भी बनानी पड़ती सर। तो फिर मेरा 100% पोर्टफोलियो इक्विटीज में नहीं हो सकता था। आज मेरे पास लग्जरी है कि मैं अपनी इनकम का बहुत बड़ा चंक इक्विटीज में इन्वेस्ट कर पाता हूँ। अदरवाइज फिर मेरी इनकम का एक चंक, बहुत बड़ा चंक ईएमआई में जा रहा होता, क्योंकि मुझे घर बनाना था जी। तो सर ये हर एक इंडिविजुअल के लिए एक डिफरेंट प्लान है। अब गोल्ड की भी बात करते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मुझे गोल्ड एज एन एसेट क्लास पसंद नहीं आता। तो मैं बोलता हूं कि आप गोल्ड में पैसा लगाने से बेटर है इक्विटीज में लगा दो। क्यों? मेरे को पता है मैं इक्विटी से ज्यादा रिटर्न बनाऊंगा। हाँ जी। लेकिन अगर मैं अपने किसी क्लाइंट की बात करता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ गोल्ड पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। मेरे एक मित्र भी हैं, उनका पोर्टफोलियो में काफ़ी समय से मैनेज कर रहा हूँ। तो वो मुझे कहते हैं अरुण मेरे पास ना कुछ एक पेमेंट आई है, तो मैं चाहता हूँ हम इसको ना इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हमने उनकी गोल बेस्ड प्लानिंग की शीट प्रॉपर एनालाइज की दोबारा से। तो मैंने कहा हमें इन्वेस्ट नहीं करने हैं वो पैसे। मैं कहा भाभी को आप गोल्ड दिला दो, उनको फॉरेन टूर करा के लाओ, खुश हो जाएंगी। तो वो खुश हो जाएंगे, आप उनको फॉरेन टूर पे ले जाओ। है ना, अब ये 5 लाख रुपए हमें आपके पोर्टफोलियो में रिक्वायर्ड नहीं है। तो जब मैं किसी अपने क्लाइंट को ये स्टेटमेंट देता हूँ कि आप इस पैसे को इन्वेस्ट मत करके आप इसको स्पेंड करो, तो वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है सर अपने को। बट ये होगा पॉसिबल तभी जब आपने सही ढंग से प्लानिंग की होगी। ठीक है ना सर। और किसी के लिए, अब मेरा एक क्लाइंट है ऑन द कॉन्ट्रेरी, वो मुझे कहता है मुझे 50,000 रुपये पोर्टफोलियो से विड्रॉ करने हैं। मैं कहता हूँ 5 रुपये नहीं विड्रॉ करने हैं आपको अपने पोर्टफोलियो से, और आप मुझे बताओ कि SIP बढ़ाओगे कैसे अपनी। मैं अपने क्लाइंट्स को मना भी कर रहा हूँ कि आपको SIP बढ़ानी है, अपने खर्चे नहीं बढ़ाने। एक मेरे क्लाइंट मुझसे नाराज हो गए कि अरुण तो हमें कार नहीं खरीदने दे रहा। ठीक है। और एक क्लाइंट को मैंने 4 पेज का प्रॉपर उसकी प्रोजेक्शन बना के दी कि आप मर्सिडीज अफोर्ड कर सकते हो। करेक्ट है, क्योंकि उनके फादर मर्सिडीज लेना चाहते हैं। मैं कहा आपकी नेट पर चलाओ करती है, मर्सिडीज खरीदो। ठीक है। तो सर हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट प्लान काम करता है। कोई वेनिला प्लान है ही नहीं जो कॉपी किया जाए। अरुण जी, आज हम बात करते हैं 6 मई 2025 को ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है जी। और पहलगाम अटैक के बाद जी भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी टेंशन है। ट्रू सर। कभी भी वार आमने सामने हो सकता है। ट्रू। और भारत ने बहुत सारे मेजर्स ले लिए हुए हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की गर्दन के ऊपर गर्दन की नस दबा दी है और पाकिस्तान बिलबिला रहा है। राइट। और उम्मीद है कि पाकिस्तान का इस बार एक बड़ा नुकसान होने वाला है जी। हम उसके ऊपर ना चर्चा करके आज बात करेंगे कि क्या एज ए इन्वेस्टर अभी वेल्थ क्रिएशन के लिए जाना चाहिए, वेट करना चाहिए मार्केट कंडीशन को, वार कंडीशन को देखना चाहिए, अगर पैनिक होता है तो इन्वेस्ट करना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए। एक हमारे दर्शकों व्यूअरों का एक बड़ा सवाल है। कई हमारे टीममेट्स जो पूरी पॉडकास्ट को मैनेज करते हैं उनका विशेष करके आग्रह था कि अरुण जी से इस पर जरूर बात करें। सर आपने बहुत अच्छा एक ऐसा टॉपिक लिया है जो इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, और मैं आपको थोड़े से ज़्यादा डेटा पॉइंट्स देना चाहूँगा। फिर उससे हमारी डिसीजन मेकिंग को थोड़ा हेल्प मिलेगा कि मैं जिस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा हूँ मैं क्यों लेके जा रहा हूँ। तो सर सबसे पहले हमें समझना चलेगा कि हम लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं एज एन इकोनॉमी।
ओके वर्सेस हमारा जो दुश्मन है वो कितना प्रिपेयर्ड है एज एन इकोनॉमी। ओके तो उसके लिए बहुत छोटा सा डेटा पॉइंट है, वो ये है कि आज जब मैं पाकिस्तान को देखता हूँ, उसका फॉरेक्स रिजर्व देखता हूँ, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उसका सिर्फ 7 या 8 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है बस। यस, वेयर एज हमारा इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अराउंड 700 बिलियन डॉलर है। 100 गुना ज्यादा है। यस, तो सर देखो बिना पैसे के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, पहला पॉइंट तो ये है सर। दूसरा जो है, आज जो हमारी जियो पॉलिटिक्स में हमारी जो हैसियत है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। हम पूरी दुनिया को एक बाजार देखते हैं, ठीक है, हम एक अच्छी बड़ी अर्थव्यवस्था तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट भी है, ऐसी मार्केट जिसके स्पेंडिंग पैटर्न्स डेली बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या यूएस हमसे लड़ाई करने की पोजीशन में है? बिकॉज उनका बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है, स्टेक हमारे साथ इन्वेस्टेड है, क्योंकि उनकी आईटी कंपनीज को हम रन करते हैं, ठीक है। तो आंसर इज नो। क्या चाइना हमसे लड़ सकता है? सर चाइना का और हमारा जो है ट्रेड 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड है सर, और हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, मतलब कि चाइना हमें ज्यादा माल बेचता है। तो चाइना अगर मान लो हमारे साथ लड़ाई करेगा पाकिस्तान के साथ आकर, तो चाइना का इतना बड़ा बाजार खत्म नहीं, हो लेकिन जाएगा। पाकिस्तान के साथ चाइना तो खड़ा है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं, आई एम एग्री विथ यू जी। कि बिजनेस में उसका हित भारत के साथ है जी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका, हम बात करते हैं ना कि कुछ हित पाकिस्तान के साथ है लॉन्ग टर्म में। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? सर मैं आपको यही बता रहा हूँ, देखो उन्होंने ना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, सीपैक बनाया, ठीक है। तो सर सीपैक की टोटल कॉस्ट कितनी है? 100 बिलियन डॉलर होगी ना सर। हाँ जी। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है सर उनके साथ 80 बिलियन डॉलर का एक साल का। ओके, तो सर जितना उन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है ना सर, जितना खर्चा किया, उससे ज्यादा तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उनके तो साथ। इसका मतलब है कि साल में हम 20 बिलियन डॉलर का निर्यात करते हैं और 100 बिलियन डॉलर का आयात करते हैं। 80 बिलियन डॉलर का अगर डिफरेंस है, तो चाइना का अगर हम एक साल मान ला लें तो उतने में तो कॉरिडोर का खर्चा खत्म हो गया। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये इंटरप्रिटेशन काफ़ी हद तक सही है आपकी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आंकड़े क्या कहते हैं। तो आंकड़े ये बताते हैं कि पाकिस्तान की जो इस समय इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। दूसरा, उनकी अपनी कंट्री के अंदर आपको पता है छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। दूसरा, हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने से सर उनकी 70% इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी है, करेक्ट, ठीक है सर। उनकी इकोनॉमी के अंदर जो 90% इरिगेशन होती है वो इंडस वाटर से होती है सर। तो ये सारी की सारी चीजें सर कहाँ इंडिकेट करती हैं कि इकोनॉमिकली दे आर नॉट इन अ पोजीशन। अब सर हम बात करते हैं कि एज एन इन्वेस्टर, मान लो पाकिस्तान तो पागल है, वो बम गिराने की सोचे, तो क्या करना चाहिए? तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि कारगिल की वॉर हुई थी सर 19 में, है ना। तो 99 में सर जो वॉर थी वो अप्रोक्सीमेटली 84 डेज चली थी। मैं खुद भी कारगिल वॉर में था और भली भांति मुझे समझ है क्या हुआ और किस तरह पाकिस्तान को वहां से भागना पड़ा। शर्म के मारे पूरी दुनिया के सामने शर्मसार हुआ पाकिस्तान। और टाइगर हिल्स पे जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की लड़ाई थी, भारत ने जीता और उनको खदेड़ा। सर इंडिया सिर्फ लड़ाई के फ्रंट पे नहीं जीता, आपको पता, देखो लगभग 84 दिन चली थी वो लड़ाई। हाँ जी। सर हम 84 दिन में तो पाकिस्तान से जीते ही जीते, हमने उनको टाइगर हिल से खदेड़ा ही खदेड़ा। सर हमारी इक्विटी मार्केट्स ने, सेंसेक्स ने उस 84 दिनों के टेन्योर के दौरान एब्सोल्यूट बेसिस पे 37% पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक बड़ी खास न्यूज है और रियली मैं इसके बारे में नहीं जानता था, और हो सकता है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा। तो हो सकता है इस वार, अगर वार छिड़ता भी है तो इतनी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5-6 दिनों से ज्यादा चाहे पाकिस्तान टिक नहीं सकता, जो मेरी समझ है। हम चाहते हैं बिल्कुल ऐसा ही हो, लेकिन यूजुअली अगर मान लो हम चाहते हैं हम लॉन्गर कॉन्फ्लिक्ट में चले भी गए तो मार्केट्स कैसे बिहेव करेंगी, उसमें हिस्टोरिकली ये हुआ है कि मार्केट्स में जब कारगिल के फेज में मार्केट्स ने एब्सोल्यूट बेसिस पे 37% प्लस रिटर्न दिया। बट क्या हमेशा मार्केट ऐसे अपसाइड स्विंग कर रही थी? आंसर इज नो। उसमें एक ऐसा फेज भी आया था जब मार्केट एब्सोल्यूट बेसिस पे 12% नीचे भी गई थी। तो जिसने मान लो बिल्कुल बॉटम पे इन्वेस्ट किया, हम यूजुअली कहते हैं कि बॉटम पकड़ना बहुत डिफिकल्ट है, बट मान लो कोई लकी रहा और उसने उस बॉटम पे इन्वेस्ट किया तो उसका 50% एब्सोल्यूट बेसिस पे रिटर्न बना विद इन वार पीरियड 84 डेज। यस, 84 डेज का, विद इन 84 डेज। तो सर पॉइंट यही है, हम जब बोलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। ये इकोनॉमी बहुत तेज इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, हमारे देश के अंदर बहुत ग्रोथ का पोटेंशियल है। ये तो डिप्स अगर बनेंगे तो वो एक बहुत ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी होंगे, बिकॉज आप देख रहे हो कि इंडिया जो है आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो होने ही वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
बट जो हमारी जीडीपी है, हमारी पर कैपिटा जीडीपी है, हमारी पर कैपिटा इनकम है, वो सब चीज़ें बढ़ेंगी सर, और इतने सब्सटैंशियल राइज से बढ़ेंगी कि हम लोग हमारी इमेजिनेशन से परे हो जाएंगी वो बातें। हमारे घरों में आज की डेट में जब हम ट्राई सिटी में देखते हैं ना, एक घर में 2-2 3-3 गाड़ी खड़ी है, तो सर वो पूरे कंट्री में ऐसा ही होगा। इतना ज़बरदस्त रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इसीलिए हम तैयार कर रहे हैं आज, क्योंकि वो इकॉनमी जो है फ्लरिश करती चली जाएगी। हम पूरी दुनिया को खाना खिलाएंगे सर, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे हम। अरुण जी, मैं आपको बताऊं, 2004 में मैं वायुसेना में था। वाह। मैं पोस्टिंग आया था चंडीगढ़ जी उस समय इक्का दुक्का गाड़ी जो है रोड पे मिलता था, जी लाइट्स बहुत कम थी जी और रोड इतना वाइड भी नहीं था। जी आज आपको हर घरों में 2-3 गाड़ियां हैं Absolutely. और आने वाले टाइम में और बढ़ने वाली है। मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ, देश के विभिन्न हिस्सों की तो बात अलग है। तो जो आप कह रहे हैं एकदम सही है कि हमारी इकोनॉमी जिस रेट से बढ़ रही है, मेरा फिर वही सवाल है, क्या इन्वेस्टर को बॉटम तलाश करना चाहिए, पेनी खो तब बाइंग करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? ये अवसर क्या होगा अगर वार छिड़ता है, क्योंकि हम एकदम वार के मुहाने पे हैं। सर देखो, बाय ऑन डिप्स इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर एवरी इन्वेस्टर। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो मेरा मानना है कि एज अ पैट्रियट हमारा फर्ज बनता है उस समय बाइंग करने का। हमारे देश में अगर मान लो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर माल पैनिक बाहर निकलना चाहते हैं, तो सर हम इतना पैसा फ्लड इन कर दें कि हमारी मार्केट्स को इम्पैक्ट ही ना हो, हमारी कंपनीज को इम्पैक्ट ना हो। हम जो हमारी बाइंग है वो हमारी कंपनीज को स्ट्रांग करती है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो हम बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे और छोटे मोटे दुश्मनों को वैसे ही खत्म कर देंगे। चलो एक और सवाल है। जी सर। जिस तरह की सिचुएशन है, पीओके भी आने वाला है जी, जो बातचीत चल रही है, तो जमीन बढ़ने वाला है। भारत की जो सीमा रेखा, जो हमारी पुरानी सीमा रेखा थी, वहां तक हम पहुंचने वाले हैं जी। तो जब जमीन की बात हो रही है, तो क्या ये सही समय होगा जमीन में इन्वेस्ट करने का? सर देखो, मैं एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट नहीं हूँ और ये काम शायद आप मेरे से बेहतर करते हैं, ठीक है। तो रियल एस्टेट से जुड़े हुए डिसीजंस को मैं अपने रियल एस्टेट एडवाइजर से ही पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट कैसा मार्केट है, क्योंकि मेरी समझ ये है कि जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग है उस पे बहुत स्कोप है। वहाँ पे हमारी जो इकोनॉमी में जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको घर खरीदना है, और अर्बनाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है, लोग विलेजेस से निकल के सिटीज की तरफ आ रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, न्यूक्लियर फैमिली की डिमांड बढ़ रही है, राइट। तो यू हैव टू टेक दिस फॉरवर्ड कि आपको क्या लगता है मार्केट रियल एस्टेट की कैसी लगती है? मुझे भी एक चीज लगता है, देखिए इमोशनल इशू है घर का। लोगों को जमीन बोलते हैं ना, जमीन जायदाद से प्यार होता है, और इसको अचल संपत्ति क्यों बोलते हैं कि ये संपत्ति आपके पास टिकने वाली है, राइट। गोल्ड निकल जाएगा, एफडी निकल जाएगा, पैसा निकल जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके बाद आपके अगले 7 पुश्तों तक स्थानांतरित होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आज आपके पास जो प्रॉपर्टी आने वाली है, हो सकता है आपके पिताजी ने खरीदा हो, आपके दादाजी से आई हो, उनके पिताजी ने दिया हो, और वो आपसे अगले जनरेशन तक पास ऑन होगी। एब्सोल्युटली। दूसरी बात, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि वार लाइक सिचुएशन में लैंड की वैल्यू कभी कम नहीं होने वाली है, एब्सोल्युटली, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, एब्सोल्युटली, और हमारी इकोनॉमी ने ग्रो करना है, एब्सोल्युटली। उसके साथ साथ हो सकता है थोड़ी पैनिक आए, तो मेरे समझ से वो समय होगा बाइंग का। अगर करेक्शन आता है, चाहे प्लॉट फ्लैट कमर्शियल किसी में, हो सकता है 10-15% का करेक्शन आए, तो सही टाइम है कि आप उसको परचेज करें, उसको एक्वायर करें, और ये आपको आने वाले टाइम में बहुत फायदा देगा। एब्सोल्युटली सर, दिस इज ऑल व्हाट वी वर रीआइटरेटिंग इन द पास्ट आल्सो इन द सेशन कि बाय ऑन डिप्स इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर आपको रियल एस्टेट में एंटर करना है और आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहे हैं, तो उससे बेहतरीन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। सेम गोज फॉर एक्विटीज ऑल्सो। अगर आपको म्यूचुअल फंड में अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, मार्केट में डिप है, अगर आपके पास सरप्लस है इन्वेस्टेबल, तो आप इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज जो भी डिप्स में इन्वेस्ट करेगा उसकी रिटर्न नॉर्मल इन्वेस्टर से थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि एक तो सस्ता मिलेगा और जब प्राइस बढ़ेगा तो उसको डबल फायदा मिलने वाला है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। अरुण जी, अब हम बात करेंगे DIY। एक खास लोगों में प्रचलन है कि हम सारा काम खुद कर लें, चाहे एसेट मैनेजमेंट हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, रियल एस्टेट परचेज हो, गोल्ड तो चलो ठीक है खरीद लिया। क्या ये पॉसिबल है कि सब कुछ खुद कर लें, और जो एक्सपर्ट है उनकी राय के बिना तभी उनको नुकसान होता है? इस पर आपकी क्या राय है? सर आपको पता है कि एक कहावत है अंग्रेजी में, पेनी वाइज पॉन्ड फुलिश, ठीक है। तो वो क्यों कही गई? क्योंकि हम जब 1 रुपया बचाने के चक्कर में अपने 100 रुपये को दाव पे लगा देते हैं एकदम। तो हमें ये समझना पड़ेगा सर कि जो प्रोफेशनल है उसकी वैल्यू क्या है।
अब आप समझो कि सर मुकेश अंबानी है, हमारे देश के सबसे रईस आदमी है, क्या वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स खुद करते हैं? नहीं। तो सर वो उन्होंने एक सर्टिफाइड अपनी कंपनी का सीएफओ हायर किया होगा, तो सीएफओ उनकी कंपनी के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है। अगर आप किसी भी ग्रुप से जुड़ोगे तो उनके ग्रुप के डिसीजन कौन ले रहा होगा? उनका सीएफओ। तो वो क्यों खुद डिसीजन नहीं लेना चाहते? जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सर, वो अपना पोर्टफोलियो किसी और से मैनेज करवाते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो मेरे पार्टनर मैनेज करते हैं। ओके। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैं जब अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करूंगा तो मेरे अंदर बायसनेस आएगी ही आएगी। इमोशनल भी हो जाएंगे आप। यस। तभी आपने सर वो सुना होगा, डॉक्टर्स भी यूजुअली क्या करते हैं, अपनी ब्लड लाइन में ऑपरेशन खुद नहीं करते। वो क्यों नहीं करते सर? क्योंकि इमोशंस का बहुत बड़ा गेम है एंड डीआईवाई इज वेरी वेरी डेंजरस। करेक्ट। अभी मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था, डीआईवाई क्या है? डू इट योरसेल्फ। ओके। तो सर वो इसीलिए डीआईवाई डेंजरस है। मैं पीछे अखबार में पढ़ रहा था, किसी ने हरियाणा में इंटीरियर्स में यूट्यूब पे देखा। ओके। और यूट्यूब पे देख के अपने पेट खोट लिया। हाँ, मैंने भी देखा था। तो अपने पेट की सर्जरी खुद करने लगा वो। ओके। तो सर इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। आप सारे काम खुद नहीं कर सकते। आप एक्सपर्ट हो सकते हो किसी भी मामले के, लेकिन आपको हर जगह पे एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है। जब हम इक्विटी इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, तो लगभग 50 कंपनी है सर। 50 कंपनियों के आगे हर कंपनी के अंदर 50 स्कीम है। इतनी सारी स्कीम्स में से आपके लिए राइट फिट कैसा है? क्या आप हर फंड मैनेजर को जानते हैं? क्या आप हर फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं? नहीं। क्या आप अपनी नीड के साथ इतनी सारी स्कीम्स में से सही स्कीम चुन सकते हैं? आंसर इज नो। नहीं। जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं सर, तो इंश्योरेंस में भी इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे फीचर्स हैं, कौन सा फीचर कहाँ लगेगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं सर, रियल एस्टेट के अंदर इतने सारे बिल्डर्स हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, किस प्रॉपर्टी कमर्शियल लेनी है, रेजिडेंशियल लेनी है, किस प्रॉपर्टी पे क्या लिटिगेशन आ सकती है, हमें नहीं पता। तो उसलिए भी हमें एक एडवाइजर की ज़रूरत है। तो सर, और जब आज की डेट में जब ये मोबाइल एप्लीकेशंस के बेसिस पे आप कहते हो कि हम यहाँ इन्वेस्ट कर लेंगे, वहाँ इन्वेस्ट कर लेंगे, 50 पैसे बचा लेंगे, 1 रुपया बचा लेंगे, तो सर वो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप उस कंपनी को जो आपको सस्ते में काम कर रही है उसको अपना डेटा बेच रहे हो। एकदम। वो आपके डेटा को मिसयूज करेंगे और आपको वो चीज़ें बेचेंगे जो वो बेचना चाहते हैं। करेक्ट। तो हमें इस चीज़ को सर बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा कि डिफरेंस है क्या। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड कॉल्ड फ्री। करेक्ट। फ्री में तो सर सिर्फ और सिर्फ नशा मिलता है पहली बारी। एक बारी नशे की लत लगवा दी, उसके बाद उससे इतना पैसा लिया जाता है कि उसका घर बिक जाए। तो सर जब तक ये अगेन बेसिक्स है सर, कॉमन सेंस है, जब तक मैं नहीं समझूंगा मुझे कोई चीज़ फ्री में क्यों मिल रही है, मुझे चीज़ कोई अगर डिस्काउंट में दे रहा है वो क्यों दे रहा है, क्या वो मेरे लिए सही है भी कि नहीं, है ना सर। मान लो मुझे एक मैंगो खाना चाहिए मेरे दिन में एक, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे मैंगो मिल गए सस्ते, मैं आज ही 100 मैंगो खा लेता हूँ तो मेरी तबीयत ही खराब होगी, है ना सर। अब मान लो हम यहाँ से विदेश ट्रैवल कर रहे हैं, हमने विदेश ट्रैवल करते हुए सही एडवाइजरी नहीं ली अपने ट्रैवल कंसल्टेंट से, तो मान लो अफ्रीका के अंदर कोई येलो फीवर का इंजेक्शन होता है ना, हम वहाँ पे एयरपोर्ट पहुंचे, कहते हैं ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा, पता चला कि आपको मिला ही नहीं वो वीजा, वापस आ गए, टिकट के पैसे नुकसान हो गया। तो इस तरीके से सर बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे हमने रियलाइज किया कि प्रोफेशनल की वैल्यू बहुत है। आप इनकम टैक्स की रिटर्न खुद भी फाइल कर सकते हो, बट हम सीए के पास जाते हैं, क्यों? क्योंकि अगर इनकम टैक्स का नोटिस आया तो पूरी पेनल्टी के साथ देना पड़ेगा। जवाब सीए देगा या प्लानिंग आपकी करके देगा। एक और सवाल है, आजकल एआई बेस्ड एडवाइजिंग शुरू हो गई है, चाहे वेल्थ मैनेजमेंट में हो, मैं रियल एस्टेट में भी देख रहा हूँ एआई बेस्ड एप्लीकेशंस आ गए हैं। राइट। उनका काम पता क्या है कि एक एवरेज उन्होंने डेटा लिया, चीजों को लिया, जिस तरह से आप प्लानिंग करते हैं, जिस तरह से कोई रियल एस्टेट का एक्सप्लॉइट करता है, क्या एआई कर सकता है? सर देखो, मेरी तो समझ ये कहती है कि मशीन्स जो है ना, इमोशंस को अभी तक कैप्चर नहीं कर पाई है, क्योंकि इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द इमोशंस। एक इंसान अपने 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए इतना इमोशनल हो सकता है कि उसकी 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से उसको 3 रात 4 रात नींद ना आए। तो बताइए, मेरे को लगता है कि सर अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो, आपको हमेशा एक प्रोफेशनल की हेल्प से ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके जो डिसीजंस होंगे उनके एक्सपीरियंस के बेस्ड आउट होंगे और एआई आपके इमोशंस को कैप्चर नहीं कर पाएगा। मैं जितना मर्जी, हम भी जब किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हैं सर, उसका ना बिहेवियरल असेसमेंट करते हैं, छोटा सा रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं, हम उनकी बातों से समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस रिस्क एपेटाइट में आते हैं, वो मॉडरेट हैं, वो कंजर्वेटिव हैं, वो अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। बट उनकी वो कैप्चर करने के बावजूद जो उनकी बातें हैं उसके बेसिस पे पोर्टफोलियो इनिशियली क्यूरेट होता है, और जितना पुराना क्लाइंट होता चला जाएगा मेरा रिलेशनशिप उनके साथ, तो उनको उतना बेहतर बता पाता हूँ। क्योंकि एक इन्वेस्टर कहने को तो बहुत अग्रेसिव है, वो कहता है जी मेरे को तो अगले 25 साल पैसे की जरूरत नहीं है,
पर उसका बिहेवियर ऐसा है, वो अगले 5 दिन की वॉलेटिलिटी मार्केट में झेल नहीं सकता, पैनिक हो जाता है, पैनिक कर जाता है वो। तो उसके लिए मैं अगर कोई रिस्कियर एसेट क्लास दूंगा तो सर उसको कभी वो रिटर्न बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो चल ही नहीं पाएगा अगले 15 साल। ठीक है। तो इसीलिए सर इमोशंस को अगर हम कैप्चर नहीं करेंगे प्रॉपरली, खास तौर पे अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, जिससे हमारा आने वाला फ्यूचर डिपेंडेंट है, तो मेरे को नहीं लगता सर वो सही डायरेक्शन में जा पाएंगे। तो रियल एस्टेट में हो, चाहे इक्विटीज में हो, म्यूचुअल फंड्स में हो, या किसी और एसेट क्लास में हो, आपको एक्सपर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और फी भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, हार्डली आधा से 1% की फी है। आप एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं, और आपका उससे ज़्यादा पैसा बचा के देगा। एब्सोल्युटली सर, वही वाली बात ना मैंने जो इनिशियली बोली, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। अब आप समझो कि इसको हिंदी में बताएंगे आप? कि 1 रुपया बचाने के चक्कर में 100 रुपये का नुकसान कर रहे हैं। आई थिंक सो, एब्सोल्युटली करेक्ट है सर। देखो मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पहले बताता हूँ। देखो म्यूचुअल फंड्स ना हमारे यहाँ कंट्री में 2 तरह के प्लेटफॉर्म से बिकते हैं, एक डायरेक्ट प्लान होता है, एक रेगुलर प्लान होता है। जब आप रेगुलर प्लान खरीदते हो तो इस मीन्स आप कोई ना कोई उसमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली उसके फीस कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है डायरेक्ट प्लान से। लेकिन जो वो डायरेक्ट प्लान में आप SIPs कर रहे हो, एमफी का जो डेटा पब्लिश होता है उसमें दिखता है कि डायरेक्ट प्लान के SIPs मैक्सिमम 1 साल 2 साल के बाद बंद हो जाती है। SIP का क्लोजर ही बहुत ज्यादा है, वेयर 70-80% जो SIPs रजिस्टर होती हैं किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से, वो सर 5 साल 10 साल तक चलती है। तो ये डेटा है विच इज पब्लिश बाय एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। सेम इज द स्टोरी फॉर द रियल एस्टेट। जब हम लोग सिर्फ ऑनलाइन एड्स पढ़ के, है ना, वो क्लिक नाउ कर टू इन्वेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी करके जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो यूजुअली ट्रैप्स होते हैं, क्योंकि आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आपका प्रोडक्ट कैसा भी हो, आप उसको इतना ग्लोरीफाई कर सकते हो कि बार बार आपको दिखता रहेगा और आप उसके ट्रैप हो सकते हो। करेक्ट सर, जितनी भी पॉन्जी स्कीम्स हैं वो कैसे करती हैं आजकल, तो स्पूफिंग वीडियोस बन गई हैं। मेरे को अभी पिछले कुछ दिनों पहले मेरे क्लाइंट का कॉल आया, कहते वो नारायण मूर्ति ने और निर्मला सीतारमन जी ने मिलकर एक करेंसी लॉन्च करी है। ओके, उस करेंसी में मुझे इन्वेस्ट करना है, आप बताओ कर दूं मैं? तो मैंने उनको सुनते सारे बोला कि मैम ऐसी कोई करेंसी नहीं आई है, वो स्पूफ्ड वीडियो है, वो नकली वीडियो है जिसको आप देख के इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। प्लीज वहां पे अपनी कोई भी इनपुट वैल्यू मत डालना। अब देखिए, अगर आपके पास वो फोन नहीं आया होता जी, तो कहीं ना कहीं वो ट्रैप का शिकार होते। Absolutely. यही एक काम होता है एक्सपर्ट का, और उनके पैसे बचाता है, साथ के साथ ट्रैप होने से और गलत जगह पे पैसा जाने से बचाता है। एब्सोल्युटली। जो लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जो लोग आपके जैसे लोगों के साथ जुड़े हैं, वो पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। प्रयास सर यही है कि हम लोग मिलके लोगों के साथ राइट वैल्यू ऐड कर सके, उनको सही डिसीजन दिलवा सके और कोशिश कर सके कि वो उतने वेल्दी हो जाए जितना उनका वेल्दी होने का सपना है। अगर वो वेल्दी होंगे तो साथ साथ आपका भी थोड़ा सा वेल्थ बढ़ेगा। एब्सोल्युटली सर। देखो, हम विन विन सिचुएशन क्रिएट करने में बिलीव करते हैं, तो हमारा क्लाइंट अमीर होगा तो हमें भी अमीर होना के साथ। करेक्ट। अरुण जी, बहुत धन्यवाद और आभार आपका। और साथियों, आप अरुण जी से बात करना चाहते हैं, अपना वेल्थ मैनेजमेंट अपना डिज़ाइन कराना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, अपना नाम दें। हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम अरुण जी से बात कराएगी, आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कराएगी। सो एक बार पुनः बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। वेल्थ मैनेजमेंट पे सभी सवालों का जवाब देने के लिए और हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर। साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा इसके ऊपर अपनी राय जरूर दें, और अपने उन साथियों तक इस पॉडकास्ट को जरूर शेयर करें जिनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, जिनको अरुण जी जैसे फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत है। आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमारी टीम अरुण जी से बात कराएगी और कोशिश करेगी कि आपका अरुण जी से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका प्लान कराएंगे, ताकि आप अपना एसेट क्रिएशन और फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ रिटायरमेंट प्लान भी अच्छी तरह से कर सकें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एक बार पुनः हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार आपका।